नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण खंड है। इसको इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि इससे परीक्षा में प्रश्न जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो हल होंगे। साथ ही साथ इसको जानने से तैयारी करने वाले छात्र को कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, जो आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके विषय में उनकी समझ भी बढ़ती है और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ-साथ सब्जेक्टिव प्रश्न में भी जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 100 वर्ड्स या 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स या एस्से लिखना होता है, उसमें भी इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब ये है कि ये जो इकोनॉमिक्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो टॉपिक्स कवर किए जाने चाहिए, जो टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाने चाहिए, जिस टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ मेरे सामने जो दिख रही हैं, मैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं जिन प्रतियोगी परीक्षाओं को मैं जानता हूँ, जैसे कि यूपीएससी का है या फिर स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस में सारे स्टेट पीसीएस उसमें आ जाते हैं, राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, हिमाचल से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उसी तरह से बिहार पीसीएस, उसी तरह से झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जितने भी ये पीसीएस नॉर्थ इंडिया में जो दिखाई दे, जो पीसीएस जो आपको देखने को मिलते हैं, जो जिन परीक्षाओं में आप शामिल होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब ये है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं, उसके उसको कवर वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। निश्चित रूप से बीच में कहीं-कहीं रेफरेंस के रूप में मैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उसके जवाब का भी रेफरेंस ले लूँगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो मैंने यूपीएससी की बात बताई, ये स्टेट पीसीएस की बात बताई, मैं इसके साथ-साथ जो ये इकोनॉमी का मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड जो एसएससी के या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कहीं पे राज्यों में दरोगा का एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, टीचर का एग्ज़ाम होता है, जहाँ भी जीके जनरल नॉलेज एक पेपर है, उसमें जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने रेफरेंस के रूप में लिया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे जीके एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, बिना उसको जाने हुए हम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। तो इसमें क्वेश्चन जो भी आते हैं वो किस-किस टॉपिक से आएँगे? तो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कि रेफ़रेंस के रूप में हम ज़रूर कुछ स्लाइड्स वग़ैरह यूज़ करेंगे, जो भी टॉपिक को समझाने के लिए जो भी साथ में ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग के साथ हम जो नोट्स है, जो हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम में नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी इस हमारे जो प्रयास के साथ जो भी लोग जुड़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दूँ जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी के जो भी आधारभूत जो अवधारणाएँ हैं, जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, उसके बारे में जैसे जीडीपी हुआ, जीएनपी एनएनपी, पर कैपिटा इनकम या जो डिफरेंट से जीडीपी में जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस होते हैं, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, ये सब बातें क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जिसमें कि डिफरेंट जो इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह की बात करते हैं वो सब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो एक फर्स्ट जो जो टॉपिक होता है वो होता है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि या फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि ये जीडीपी वगैरह का डेफिनेशन या जीडी इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। जो दूसरा टॉपिक है जो कि हर कैंडिडेट को जानने चाहिए वो टॉपिक होता है, जैसे आप जानते हैं कि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी, अगर 1 फरवरी वर्किंग डेज है तो उस दिन, अदरवाइज एक दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है। तो कहा जाता है फरवरी माह का जो फर्स्ट वर्किंग डेज है उस दिन बजट आता है। अब वहाँ पर है कि साथ में स्टेट भी जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या बिहार है या झारखंड है या जो भी स्टेट, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, ये सब जो स्टेट होते हैं उसके भी अपने बजट आते हैं। तो
आप देखते हैं कि ये बजट ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल के ऊपर जो जीएसटी है, अगर उसको बढ़ा के 28 से बढ़ा के 40% कर दिया जाए, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और वो टैरिफ को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा जाए एक तरह से ब्लंट एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जाएंगे तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मोबाइल एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, सर्विसेज में भी जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है, जो कि जनरली अभी 18% होता है, लेकिन अदरवाइज अगर सरकार, तो इसका तो सीधे सीधे एक जो भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उनके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो मोबाइल मान लो कोई 1 लाख का है और उसके ऊपर जीएसटी अगर 40% लगा देते हैं, तो 1,40,000 का हो जाएगा और 1,40,000 हो जाएगा, तो उसके बिकने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे इस तरह से बजट में ऐसे जो प्रपोजल आते हैं तो उसकी वो एक पढ़ने वाले छात्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या उसमें नए नए अनाउंसमेंट किए गए हैं और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, या फिर जो आप जाएँगे कि जो हाउस होल्ड्स में लोग हैं, सैलरीड क्लास है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बजट एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इस डॉक्यूमेंट से जाएँगे तो इस डॉक्यूमेंट से बड़े सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो कि आपको जानना चाहिए, वो टॉपिक है सार्वजनिक वित्त उसको बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस का। और उस पब्लिक फाइनेंस में बड़े सारे जो टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, नॉन टैक्स का इशूज उसमें होता है, प्लस गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे सब्सिडी है, या फिर आप जाएंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट है, या अदर मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राज्यों को भी पैसे दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो टॉपिक है, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को कैसे खर्च किया जाए अ, और कहाँ-कहाँ खर्च किया जाए, इसके लिए जो बजटरी प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह से जाते हैं, तो राज्य सरकारें भी अपने पैसे को खर्च करने के लिए, वो भी बजटरी प्रोसीजर कंप्लीट कराते हैं विधानसभा में, ठीक है? तो यहाँ पे इस बजटरी प्रोसीजर के साथ-साथ जो बजट पास होता है और जिसको फॉलो करके गवर्नमेंट पूरे साल भर अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है? और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे, सेम उस तरह से। तो एक दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको इससे रिलेटेड कंटेंट भी जानना चाहिए। और हम जो जब इसका सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक-एक टॉपिक हम इसको कवर करते जाएँगे और इसी तरह से ऑडियो फॉर्म में ये कवर होगा, सारी इम्पोर्टेंट बातों को हम कवर करते जाएँगे और साथ में उसका प्रिंटेड हम नोट्स भी अवेलेबल कराएँगे, उसका ई-बुक भी अवेलेबल कराएँगे और साथ में फेसलेस जो वीडियो होगा, उसमें बहुत सारे स्लाइड्स भी हम अवेलेबल करा देंगे आपको। ठीक है? तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर कैंडिडेट उसके बारे में जानते भी हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं, और हर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले से रहता ही है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में जाएँ, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति आप जानते हैं आरबीआई से, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो एक टॉपिक और होता है, तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा, वो होगा मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक होता है। और उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं, मनी एंड बैंकिंग वाले में। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट में भी 3 टॉपिक हमें अच्छे से जानना चाहिए, मनी मार्केट वाले पार्ट में। एक मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। और दूसरा पार्ट होता है मनी मार्केट का मार्केट, बैंकिंग सिस्टम होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली मनी का ट्रांज़ैक्शन होता है, वे सारे प्लेस होते हैं। ठीक है? तो उसमें जाएँगे तो उसका मेन जो मार्केट है वो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंक का जो कैंपस होता है, बैंक का जो बिल्डिंग होता है, जब उसके अंदर आप जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली और सभी जो भी एक्टिविटीज़ होता है, वो सारा का सारा करेंसी में होता है वो। तो मनी मार्केट का मार्केट होता है वो। और कैपिटल मार्केट में आप जानते हैं शेयर बाज़ार।
तो जो तीसरा टॉपिक है उसमें हमारे लिए जो जो जानकारी जहाँ से जो हमारा प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाए कि जो जिस जिस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी का है एक आरबीआई के बारे में, दूसरा होता है बैंकिंग सिस्टम में और तीसरा एक और वहीं पे है मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आप जानते हैं इम्पोर्टेंट हर आदमी के जीवन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। उसी में जाएँगे तो शेयर बाज़ार के बारे में भी हमें डिटेल में जानकारी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक है जो कि हमें जिसके बारे में जहाँ जिससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करने के लिए। अब यहाँ पे निश्चित रूप से लेयर होते हैं, भाई यूपीएससी में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में उससे कम डिफिकल्ट होते हैं और अदर जो अन्य एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीके बेस्ड तो वहाँ पे थोड़े और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज में मैं कोशिश करूँगा कि एक मिडिल लेवल, एक एवरेज लेवल मेंटेन करूँ, जिससे कि यूपीएससी वाले भी समझ सकें और जो नीचे जीके की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। अब जो फोर्थ टॉपिक है जो कि हमें जानना चाहिए इम्पोर्टेंट है वो होता है जैसे योजना आयोग और नीति आयोग। आप जानते हैं कि भारत में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे 1950 से हमने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो कि 2014 में जिसको कि डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म किया गया और फिर 1 जनवरी 2015 से आप जानते हैं नीति आयोग आ गया। तो फिर भारत में 2017 तक 5 ईयर प्लान, तो इस 5 ईयर प्लान में 1951 से लेकर 1951 से लेकर के और 2017 तक 12 जो 5 ईयर प्लान है, उसके जो अचीवमेंट हैं, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो वो जानना चाहिए और फिर दूसरा होता है योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के भी कई सारे जो उनके स्कीम्स हैं उसके बारे में। तो हमारा जो 4th टॉपिक है, वो है योजना आयोग एवं नीति आयोग। जो फिफ्थ टॉपिक जो कि हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी है, आप समझ रहे हैं, तो इस इंडियन इकोनॉमी में केवल इंटरनल कॉजेज आर नॉट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी घरेलू जो एक्टिविटीज हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती हैं, हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें कई सारे जो दूसरे देश हैं उनका भी रोल होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश से हमने बायलैटरल एग्रीमेंट किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमने एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है? जैसे अभी आपने देखा कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ हम एग्रीमेंट करने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड नेगोशिएशन, गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशन है, आसियान के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं, एग्रीमेंट भी कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट हुए भी हैं हमारे। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। उसी तरह से आप जानते हैं कि जैसे डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक है जिसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ईआईआईबी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आ गया? एक आ गया जो एक्सटर्नल कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, एक टॉपिक ये हो जाता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं और वो अपने पैसे, टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल को यूज़ करके देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? इसमें जाते हैं तो आप कई बार 2 पक्ष देखते हैं। एक पक्ष ये देखते हैं कि भई जैसे विपक्ष है, राहुल गांधी जी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि भई मोदी जी अदानी, अंबानी वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं और जिसको कि क्रोनी कैपिटलिज़्म कहा जाता है, कुछ सर्टेन ग्रुप्स को प्रमोट करना या उनको प्रोटेक्ट करना और दूसरा कहा जाता है कि जैसे इस तरीके से जो देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप इनकी चर्चा सुनते रहते हैं। अब राहुल गांधी जी का अपना उनका जो उनके जो कन्विक्शन का उनका अपना एक आधार है। जबकि अदरवाइज़ जाएँगे तो हर देश में जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस हेड होते हैं, उनको वो देश प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? जैसे अमेरिका में ही जाएँगे तो वहाँ के जब प्रेसिडेंट आते हैं तो अपने साथ बड़े-बड़े जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ के होते हैं, वो सब उनको ले आते हैं अपने साथ और उनके बिज़नेस इंटरेस्ट को उस देश में प्रमोट करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है क्योंकि अल्टीमेटली उससे जो भी होगा उससे उस देश को बेनिफिट होता है।
तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो देश है, देश के अंदर में जो जो हमारा डोमेस्टिक कैपिटल है और डोमेस्टिक हमारा टेक्नोलॉजी है, डोमेस्टिक हमारा जो मैनेजमेंट स्किल है, वो तो अपनी जगह पे है ही। अगर इसमें जितना एक्स्ट्रा पैसा बाहर से आ जाए, जितने डॉलर बाहर से आ जाएँ, ठीक है? जिसको कि आप जानते हैं, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, एफडीआई और पीएफआई या एफआईआई। तो वो जो कुछ भी आता है, उसमें डॉलर भी आता है, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आता है, उसके साथ बेटर मैनेजमेंट भी आता है। और वो जो हमारे यहाँ है उस वो उसके उससे वो एक्स्ट्रा होता है, तो ऑटोमेटिकली इससे फायदा हो जाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है विथ मल्टीपल अदर अदर बेनिफिट्स या अदर इनपुट्स जो उसके साथ जुड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है कि देश के इकोनॉमी को का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलता है, जिसको कि हम एक टॉपिक के रूप में देखें तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और वो भी वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी में जाते हैं, तो एक तीसरा टॉपिक होता है, वो होता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है? फॉरेन ट्रेड में जाएँगे तो भारत मोर देन 840 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है? और ये 840 बिलियन यूएस डॉलर का जो गुड्स एंड सर्विसेज़ का जो एक्सपोर्ट करता है, वो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। इतनी चीज़ें जो हम बनाते हैं, वो बाहर चली जाती हैं और बाहर में उसके पैसे हमारे पास आते हैं। ठीक है? तो इससे देश में एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। एक तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो फॉरेन ट्रेड है, उस तरह से हम इम्पोर्ट भी करते हैं। इम्पोर्ट करने से होता है कि जो भी हमारे यहाँ की जो जैसे हम रसिया से इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को और रिफाइन करके उसको बाहर बेचते हैं। तो ये सोच के देखो इम्पोर्ट क्या हुआ, ये हमारे लिए अच्छा हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे एक फॉरेन ट्रेड का भी टॉपिक होता है, जिसके 2 पार्ट आप जानते हैं, एक्सपोर्ट अर्थात बेचना और इम्पोर्ट अर्थात बाहर से खरीदना। ये और इसके इससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ को भी आपको जानना चाहिए। एक यहीं पे एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, ऐसे 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। कौन-कौन से 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं? एक जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या अदर एक जो एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं, जो विदेशी जो देश हैं, जो भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, वो हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। एक उसी तरह से जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। उसी के उसके अलावा जाएँगे तो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारे इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करता है। फिर हम जाते हैं तो जो फॉरेन ट्रेड है, वो हमें भी अफ़ेक्ट करता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी हमारी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो ये सब टॉपिक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो हमें जानने चाहिए, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका हम अच्छे से जवाब दे सकें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आता है जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर वैसे जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसके बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे अदरवाइज़ भी उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अलावा जाते हैं एग्रीकल्चर के अलावा आपका इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से भी बड़े सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, बड़े सारे स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हमें जानना चाहिए। वहाँ से भी आप जानते हैं जैसे डिफरेंट रिवॉल्यूशंस हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन है या फिर हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, एक्वाकल्चर है या फिर उसी तरह से आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है। उसके बाद आप जाएँगे तो कई तरह के रिवॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता है, जैसे रेड रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है, ये सब होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी भी है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसके बारे में भी और गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रखी हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानने होंगे। उसके बाद आता है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बातें आपको जाननी चाहिए। उसके बाद आते हैं तो एक और टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो टॉपिक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी को आप बिना बेटर ह्यूमन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज के आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स जैसे दोनों तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ चाहिए। हमारे पास क्या-क्या? एक तो हमें जैसे हमें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए,
जो कहा जाए कि टेक्नीशियन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बेटर मैनेजमेंट चाहिए। हर जगह आदमी आदमी चाहिए। कोई कॉलेज चलाना है तो वहाँ पे आप सोच के देखो, बिना टीचर के कॉलेज कैसे चलेगा? उसी तरह से हॉस्पिटल है तो बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे चल पाएँगे? उसी तरह से बिना पैरामेडिक्स के हॉस्पिटल कैसे चला पाएँगे? तो हमें ह्यूमन रिसोर्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है कि जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिसमें पैसे होते हैं, या फिर अदरवाइज आप देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब होता है, बिजली वगैरह सब कुछ है, ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब भारत में जाते हैं तो हमारा जो टॉपिक होता है जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे उसमें जो 3 टॉपिक जनरल इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से हमें उसका फैक्ट भी जानना होगा और उससे रिलेटेड स्कीम भी जानने होंगे। और वो फैक्ट और स्कीम में जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे जनसंख्या है, पॉपुलेशन के बारे में आप जानते हैं कि सेंसस 2026 थोड़े दिन के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद उसी में कास्ट सेंसस भी इस बार पहली बार हो रहा है, तो सेंसस के बारे में सारी बातें हमें जाननी पड़ेंगी। उसके अलावा जाते हैं तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है, चूँकि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि भारत एक नौजवानों का देश है, जहाँ की मीडियन एज 28 साल है भारत का, ठीक है? और उसमें सबसे जानते हैं सबसे अधिक मीडियन एज केरला का है और सबसे कम मीडियन एज बिहार का है 22 साल, ठीक है? तो ये इसमें जाते हैं, तो आपको ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी जानना होगा। उसके लिए क्या-क्या तैयारी कर की जाती है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, कभी भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। उसके अलावा जाते हैं तो गरीबी का है, उसके अलावा जाते हैं तो बेरोज़गारी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो ये सब कुछ उससे भी आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है कि ये सब जानने के बाद, सारे टॉपिक के बारे में जानने के बाद, आप जानते हैं कि समय-समय पर गवर्नमेंट द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं तो कई सारे स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, तो ये रिपोर्ट, स्कीम, ये सब भी आपको जानना होगा, जिससे कि ज़रूरत के अनुसार जो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो करंट अफेयर्स की बातें भी, ये रिपोर्ट्स और स्कीम वगैरह जानेंगे तो इससे करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, और साथ में आपका जो कोर इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कौन-कौन से जब भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जाएँगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कौन-कौन से टॉपिक आपको जानने चाहिए। जैसे पहला उसमें टॉपिक हमने बताया फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी, और उसमें जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनएनपी का। दूसरा टॉपिक हमने बताया पब्लिक फाइनेंस का, जिसका कोर इश्यू बजट होता है। तीसरा टॉपिक हमने बताया मनी एंड बैंकिंग का, और उसमें हमने आपको आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद हमने योजनागत जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं उसके बारे में, प्लस योजना आयोग प्लस नीति आयोग के बारे में। उसके बाद जाते हैं तो फिर हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, और उसमें हमने इंस्टीट्यूशंस बताए, कंट्रीज बताया, फिर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन ट्रेड का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ये सब। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर, उसके बाद हमने आपको इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर लास्ट में हमने आपको कहा कि आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिसमें जनसंख्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके बारे में। फिर उसी से रिलेटेड आपको डिफरेंट स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को भी जानना चाहिए। जैसे आपका वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम होते हैं, उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड स्कीम होते हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, तो बड़े सारे इस तरह के स्कीम होते हैं, तो वो स्कीम भी आपको, और प्लस रिपोर्ट्स भी आपको जानना चाहिए। तो ये सब जान लेंगे, तो आपका फिर कहीं भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो वो आपके गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज़ में, ठीक है, आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा, आपको वॉइस, और इसका ये जो ऑडियो वर्ज़न होगा, साथ में स्क्रीन पर आपको जो भी रिलेवेंट कुछ जो डायग्राम्स वगैरह होंगे, वो रहेंगे। लेकिन साथ में सपोर्ट मटेरियल के रूप में हम आपको पीडीएफ, जो प्रिंटेड नोट्स है उसका पीडीएफ, और हार्ड कॉपी भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको अवेलेबल कराया जाएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। जो इकोनॉमिक्स का बुक जिसको कहा जाता है, वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ में फिर आपको जो इसका ये सीरीज़ में सारा जो टॉपिक्स हमने बताया वो सब सीरीज़ में हम कंप्लीट करा देंगे, अपडेट करा देंगे। साथ में जो करंट अफेयर्स के, इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है, जो भी लेटेस्ट कुछ बातें, वो भी लास्ट पार्ट में, लास्ट टॉपिक में, जिसको कि हम समय-समय पर उसको चेंज करते रहेंगे, तो ये भी है। और इसका चार्ज बड़ा ही नॉमिनल चार्ज है। इसका चार्ज आप बड़े आसानी से इसको सब्सक्राइब कर पाएँगे। इस तरह की कोशिश किया जाएगा। और इसका फ़ायदा अब आप पूछें कि ऐसा मैंने क्यों, इस तरह से मैंने क्यों स्टार्ट किया? ये जो सीरीज़ है जनरल नॉलेज के बारे में, जो अपडेट नॉलेज कहा जाए कि अपडेटेड नॉलेज के लिए, जो ये जो
प्रक्रिया हमने स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो किसके लिए है? जैसे आप जानते हैं कि आजकल लोग, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले लोग ट्रैवल करते रहते हैं, कहीं पे रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं, वो वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो वो बड़े आराम से कान में हेडफ़ोन लगा लेंगे और हेडफ़ोन लगा कर के ये जो हमारी सारी बातें हैं, उसको वो सुन जाएँगे। तो सुन जाने से भी उनका सारा जीके का सारा सेक्शन होगा, वो रिवाइज़्ड हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 घंटे में ये पूरा इकोनॉमी मैं उनको रिवाइज़ करा दूँ। माने ऐसा इस तरह से मैं इसको कर दूँगा, जैसे आज मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताया है, ऐसे ही एक-एक करके टॉपिक हम जब बताएँगे, करीब 20 घंटे में हम उनको पूरा इकोनॉमिक्स उनका रिवाइज़ करा देंगे। ठीक है? तो ये जो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्टरी जो था, जो ये रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को आपके पास ये पहुँच जाएगा, ये अवेलेबल रहेगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए और फिर हम और जो अपडेटेड बातें होंगी उसको नेक्स्ट में या उसके बाद हम एक-एक करके आपको देते रहेंगे। लेकिन जो भी होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपके आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। अगला जो इसका पार्ट, जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें इसी तरह का जो रिकॉर्डेड जो वीडियो हो, रिकॉर्डेड जो फेसलेस जो हमारा वीडियो होगा, उसमें पॉलिटी का होगा, उसमें साइंस का होगा। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ का, जितने जीके के जितने सेक्शन हैं, सारे सेक्शन का फेसलेस रिकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल करा दें। तो इस वीडियो में इतना ही, इस रिकॉर्डिंग में इतना ही। थैंक यू।